नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सवर्ण हूं, मैं फॉरवर्ड हूं और इसलिए आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं उसी नज़रिए से मुझे देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज का जो ये वीडियो बन रहा है वो एक सवर्ण बना रहा है, एक फॉरवर्ड बना रहा है, एक सामान्य वर्ग से आया हुआ एक व्यक्ति बना रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि मैं बायस्ड हूं। अब हूं कि नहीं हूं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि क्या मैं सामान्य वर्ग से होते हुए भी बायस्ड हूं। इशारा आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं और क्यों करने वाला हूं और ऐसा क्यों हुआ आखिर, इसके पीछे की वजह क्या है, सरकार चाहती क्या है। मोदी जिसकी चर्चा, जिसकी तारीफ, जिसके कसीदे इतने पढ़े गए और खासकर सवर्ण जो मैं हूं उन लोगों ने पढ़े, ताकि उनको ये लगता था कि जब से जनसंघ बना, यानी कि जब से कांग्रेस के लिए कोई ऑप्शन दिखा आम लोगों में, खासकर सवर्णों की मैं बात कर रहा हूं, वो तब से वोटर हो गए किसके? भारतीय जनता पार्टी के। कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भारतीय जनता पार्टी है, उसका उम्मीदवार है, तो वो कोई भी हो, वोट तो सवर्णों का अमूमन वहीं पड़ता रहा है। भूमिका लंबी हो रही है, मैं समझ रहा हूं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं पहले कि इस भूमिका के पीछे की भी वजह क्या है। भूमिका इसलिए इतनी बड़ी हो रही है, इतनी बातें सवर्णों की हो रही है, क्योंकि सवर्ण आज की तारीख में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है उसके साथ तो सदी का सबसे बड़ा धोखा हो गया। धोखा भी कैसा? जो धोखा कांग्रेस मुसलमानों को न दे सकी, जो धोखा समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को न दे सकी, जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की पार्टी बिहार में मुसलमानों को न दे सकी, वो हिंदुओं में सवर्णों को वो धोखा क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने धोखा दे दी। यही विवाद का विषय है। यूजीसी कानून, सही समझ रहे हैं आप, उसी की चर्चा करने वाला हूं और चर्चा इसलिए करने वाला हूं कि यूजीसी कानून के तहत अब सवर्णों पर जुल्म होने वाला है। हालांकि सरकार कह रही है ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास तर्क कुछ भी नहीं। यूजीसी कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, इसके प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, मैं इस पर ज्यादा नहीं जानने वाला, क्योंकि इसके बारे में आज लगभग देश का हर आदमी जानता है जो पढ़ा लिखा है। जो सरोकार रखता है सरकार के फैसलों से, जिसको फर्क पड़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी या बड़े संस्थानों में कोई भी गतिविधि हो, उससे अगर उसको फर्क पड़ता है तो इस कानून से उसको फर्क पड़ेगा। और फर्क किसको पड़ने वाला है? सवर्ण, जो कि मैं हूं। और मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो आप जितने लोग भी देख रहे हैं जो सवर्ण नहीं है, वो ये मान के बैठेंगे कि प्रेम शंकर सिंह है तो वो सवर्णों की ही बात करेंगे, उसकी ही वकालत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सच है उस सच को सामने रखूंगा, बाकी आप तय करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। सरकार ने जो फैसला लिया उसमें कितना दम है, और क्या सरकार को इस फैसले के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है इसको वापस लिया जाए। सिर्फ एक वजह है, वो वजह यह है कि इस कानून में कोई दिक्कत नहीं। मैं वजह पे आ रहा हूं। इस कानून में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी, एससी, एसटी, ये 3 वर्ग है ना जिसकी चर्चा हो रही है लगातार, हमेशा से, सदियों से ये प्रताड़ित रहे हैं। प्रताड़ित कौन करता रहा है?
सवर्ण करते रहे, यानी अगड़ी जाति के लोग। अगड़ी जाति में ऐसे तो कई जातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम किसकी बात करते हैं? ब्राह्मण, राजपूत, बिहार में हमारे भूमिहार चलता है, कायस्थ। इन लोगों ने जुल्म किया बहुत, मान लिया, पूर्वजों ने किया। आज की तारीख में क्या है, ये सबको पता है कौन किस पर जुल्म कर रहा है, कौन सह रहा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर यही तर्क है तो मैंने मान लिया। लेकिन मैंने यह भी माना कि अगर ये कानून जो है विश्वविद्यालय में करीब हजारों की संख्या में है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अगर आप मिला लें और तमाम आईटीज या आईएम जो है, जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है, सबको जोड़ ले तो हजारों की संख्या में है जहां पर यह कानून लागू होना है। ये कानून दरअसल, एक लाइन में मैं समझा दूं आपको, फिर मुझे बात करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये कानून दरअसल भेदभाव मिटाने के लिए है, यानी कि भेदभाव करते हुए जो उत्पीड़न यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होते हैं उसको रोकने के लिए। अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी को यह लगता है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है किसी भी रूप में, तो वो जाकर कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन जब करेगा, क्यों कंप्लेन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, उस पर जांच होगी। लेकिन ये सवर्ण जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी सफाई खुद देंगे। अगर सही पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी, अगर सही नहीं पाया जाता है, अगर आरोप झूठे होते हैं, तो जो आरोप लगा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब सवर्णों को यह लग रहा है कि इसका बेजा इस्तेमाल होगा, और जब जब किसी भी बात पर, छोटी से छोटी बात पर, अब हमको या तो आरोपों के घेरे में लिया जाएगा या फिर हमको डराया या धमकाया जाएगा। क्या बदला इस तरह से ली जाएगी? अगर मैंने मान भी लिया कि किसी जमाने में पूर्वजों ने या कुछ लोगों ने उत्पीड़न किया हो छोटी जातियों का, तो क्या उनके बेटों, पोतों या आने वाली पीढ़ियों से लिया जाएगा? इस तरीके से लिया जाएगा? इसी बात का विरोध है। पूरा देश एक हो गया है, जो फॉरवर्ड हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जिनको हम सवर्ण भी कह रहे हैं, जिसको हम अगड़ी जाति भी कह रहे हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, मैं कह रहा था ना कि एक वजह है, सिर्फ वो वजह खत्म कर दी जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, इसका विरोध नहीं होगा। विरोध करने वाले मैक्सिमम लोग, यानी कि सवर्ण का मतलब ही है कि वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, मोदी के प्रशंसक माने जाते हैं। हर हर मोदी कहने वाले लोग आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक वजह यह है कि ठीक है, कानून बना दिया, सही है, इससे पहले भी एससी एसटी कानून देश में है, उसका भी गलत उपयोग हो रहा है, बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, सह रहे हैं ना, जो अगली जाति के लोग हैं उसको बर्दाश्त कर रहे हैं ना। लेकिन उसमें यह था कि अगर आप गलत आरोप लगाते हैं या आप किसी बदले के बहाने से कुछ करना चाहते हैं और आपके आरोप झूठे पाए जाते हैं, तब आप पर भी वही एक्शन होगा या उससे गंभीर एक्शन हो सकते हैं। बस यही चाह रहे हैं। इस कानून में एक प्रावधान यही तो होना चाहिए, लेकिन यह है नहीं। अगर यह है नहीं तो मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट चाहती क्या है? सरकार से जब यह बात पूछी गई तो सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि नहीं, इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, और जो कुछ भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रहा है, और उनके निर्देश के बाद ये कानून बनाया गया है। कमेटी बनाई गई, कमेटी ने विचार विमर्श किया और तमाम बिंदुओं को देखते हुए, समेटते हुए ये प्रावधान बनाया गया। मैं आपको बता दूं, ये 2026 का कानून है। इससे पहले जो 2012 का कानून था उसमें ओबीसी शामिल नहीं थे, इस वाले में ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी सब तो हो गया, फिर बचा कौन? वही 14-15% सामान्य वर्ग।
अब सामान्य वर्ग में खलबली है। खैर, ये सारी चीजें हैं। एक वजह अगर सरकार ठीक कर देगी तो मुझे लगता है ये मामला ठीक हो जाएगा। और मोदी जी को ये कर लेना चाहिए, घर की बातें, परिवार की बातें, परिवार को बिखरने मत दीजिए, पड़ोसी के लिए परिवार को बर्बाद मत कीजिए, जोड़िए, घटाइए मत, बड़ा नुकसान होगा। आप 15% पे मत जाइए। ये 15% जो अगड़ी जातियां हैं वो कितनों पर प्रभाव रखती हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। और अंदाजा नहीं है तो 2024 के चुनाव से आपको ले लेना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बिहार की कई सीटों में हुआ। खैर, अब आइए अगड़ों की बात। अब जो अगड़ी जातियां हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, वो बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। उनको, उन पर लोग, कह लीजिए विपक्षी जो विचारधारा के लोग हैं, वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों भैया, बड़ा मोदी मोदी कर रहे थे, बड़ा हिंदुत्व और हिंदू एकता की बात कर रहे थे, एक ही फैसला से गड़बड़ा गए हो, मोदी जी के खिलाफ बोलने लगे, बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे, घर से झंडा जो है बीजेपी का भगवा झंडा उतारने लगे हो। कई लोग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहते हैं ना कि दिल से, मन से ये पार्टी उतरने लगी है। और अगर ये फैसला सरकार वापस भी ले लेती है तो ये जो डेंट हुआ है ना, उस डेंट की भरपाई बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये जो यूजीसी कानून आया और इसके जो निगेटिव एस्पेक्ट निकलकर सामने आए, इसके कई पहलू हैं। जब मैं तमाम पहलुओं पर बात करने लगूंगा तो बहता चला जाऊंगा, कभी इस ओर कभी उस ओर। पेंडुलम भी तो एक ही दिशा में ऐसे से ऐसे होता है, लेकिन मैं जब बात करने लगूंगा तो इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, कई पहलू हैं। एक तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, चर्चा ये भी हो रही है कि मोदी को लगता है कि 2029 तक तो अब सरकार उनकी है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री होंगे नहीं, तो अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं तो कोई और भी नहीं, तो जाने से पहले खेल इतना बिगाड़ दो कि दूसरा कोई इस पार्टी से प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक या कुछ दिनों के लिए भी आए ना। क्या इस निगेटिविटी के साथ इस कानून को लाया गया है? क्या बीजेपी को तहस नहस करने की साजिश है? अगर है तो कौन रच रहा है, कौन है भीतर के लोग? संघ आरएसएस क्यों चुप है? एक और पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न है योगी पैटर्न। योगी सवर्ण है, राजपूत समाज से आते हैं और उनका जबरदस्त क्रेज है। क्रेज तो हर तबके में, समाज के तमाम। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था लागू करवाई ये दुनिया जानती है। और उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस जाति से है। इन्होंने नहीं कहा था ना, याद है आपको, योगी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। बांट तो दिया, काटने वाले फसल काटेंगे। 2027 के चुनाव में ही अगर ईश्वर ने चाहा तो फसल कट जाएगी। एक है तो सेफ है, किसने कहा था? इसी नारे को आगे बढ़ाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बड़ा कष्ट होता है किसी को भी कि जिस प्रधानमंत्री के बारे में, जिस पार्टी के बारे में आपने क्या नहीं कहा, किससे नहीं लड़ा और उसके विचारधारा को कैसे आपने आगे बढ़ाया, आज दूसरी पार्टी के लिए आप सड़क पर उतरे हुए हैं। वही सवर्ण। बाकी जातियां इधर उधर घूमती रहीं, पार्टी पार्टी दर दर भटकती रहीं, लेकिन एक सवर्ण वर्ग ही ऐसा रहा जो हमेशा चिपकी रही बीजेपी से। और आज उसी सवर्ण को अलग कर दी सरकार ने और ओबीसी एससी एसटी को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया और कहा करो आक्रमण,
सवर्णों पर। अब इनकी जरूरत नहीं, इन्होंने तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, अब इसको हटाओ। मैं कह रहा था ना कि जब मैं बात करूंगा, जब इस पर चर्चा होगी, तो कई पहलू हैं और कई एस्पेक्ट्स हैं जो निकलती जाएंगी। खैर, कटोगे तो बटोगे, वही हो गया। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक तो हम रहे, सेफ भी हम रहे। तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब देश में नहीं होगी, उस पर राजनीति नहीं हो पाएगी, तो जाति वाले पे। अब क्यों ये मजबूरी क्यों है सरकार के सामने? क्यों ओबीसी और एससी एसटी को एक करने की जरूरत है? क्यों राष्ट्रपति बनाया जा रहा है एसटी? क्यों एससी को आगे लाया जा रहा है? क्यों जाति की बात अब हो रही है देश में? पहले तो बात हो रही थी ना, हिंदू समाज एक है। अब उस हिंदू समाज में जाति को बांटने का काम तो सरकार खुद कर रही है, पार्टी खुद कर रही है, संघ चुप्पी साधे है। याद कीजिए 2024 का चुनाव, इसको जोड़ना जरूरी है इससे भी। अब इसके आगे की क्या सोच है, तो ये तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग जाने, आरएसएस के जो विचारक हैं वो जाने। लेकिन 2024 का चुनाव याद कीजिए, जो 400 पार का नारा लगा था वो ऐसे नहीं लगा था। मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी, ऊंचाई पर थी, और उस समय ऐसा लग रहा था कि पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन उसी वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक नारा चलाया कि 400 का आंकड़ा अगर पार हुआ तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और जो छोटी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ गेम हो जाएगा। ये अपने मन के हिसाब से, क्योंकि आंकड़े इनके पास होंगे, तो ये अपने मन के हिसाब से जो भी फेरबदल करना चाहेंगे संविधान में कर लेंगे और आपको दरकिनार कर देंगे। ये बात खटकी, बहुत हद तक लोगों तक ये मैसेज पहुंचा और वो नुकसान बीजेपी को हो गया। और हटते हटते किस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली बीजेपी को, ये भी दुनिया ने देखा, देश के लोगों ने तो देखा है। 2 4 5 10 सीटों का और हेरफेर होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। उसके पीछे के भी कई खेल हैं। वो नहीं होते तो फिर बीजेपी किसको आगे करती, आरएसएस क्या चाहती थी, तमाम तरह की बातें। वही डर अब पार्टी को सता रहा है। पार्टी को या जो भी इनके डिसीजन पॉलिसी मेकर जो हैं, चाहे पार्टी, आरएसएस कोऑर्डिनेशन, जो अंदर संगठन में काम करते हैं, जो आमतौर पर ना आम लोगों को पता चलता है, ना आम दर्शकों को पता चलता है कि कैसे काम होता है। उनको तो ये दिखता है वो प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बयान दिया, मोहन भागवत ने वो बयान दिया, टीवी पर खबरें चली, बाइक चली, लेकिन उसके अंदर की खबर क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है। इतने बड़े पद पर अगर आप बैठते हैं, अगर आप कुछ बोलते हैं, समझते हैं, करते हैं, नीतियां बनती हैं, इसके पीछे कई लोग शामिल होते हैं और इसका दूरगामी असर पड़ता है। और ये भी जो यूजीसी कानून जो बना है, आपको क्या लगता है 100 से ज्यादा, सैकड़ों में सवर्ण सांसद हैं, क्या उनकी नजर में ये कानून नहीं आया होगा, चर्चा नहीं हुई होगी, उनको नहीं पता होगा इस कानून में क्या होने जा रहा है? सब चुप हैं मोदी के सामने, सरकार के सामने, उनसे राय ली नहीं जाती, कोई पूछ है नहीं। तो आप अगर कुछ बोलेंगे या विरोध करेंगे तो नुकसान है, क्योंकि ये जो कानून है तो क्षणिक तौर पर आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है किसी को भी। किसको नुकसान पहुंचा रहा है? आने वाली पीढ़ी, 20 21 22 साल तक के बच्चे हैं ना भाई। यूनिवर्सिटी में कौन है, कॉलेज में कौन है? रविशंकर प्रसाद बिहार के एक नेता हैं, मान लीजिए,
उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि अचानक मेरे ध्यान में आ गया, क्योंकि खबरें छप रही थी, कानून मंत्री भी रहे हैं। अब उनको इस कानून से क्या फर्क पड़ेगा? उनके दोनों बच्चे विदेश से पढ़े। ऐसे ही बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी और उधर विपक्ष में भी, जिनके बच्चे यहां के यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो पढ़ते ही नहीं है। परसेंटेज मुझे नहीं पता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो उसको इस कानून से कोई लेना देना नहीं। सरकार को एक मैसेज देना है देश के बाकी जगहों पर उस वर्ग को कि एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे बड़े पुरोधा जो हैं, जो सबसे बड़े चिंता करने वाले हैं, वो हम हैं, वो बीजेपी है। हिंदू मुसलमान का खेल खत्म हो गया, राम मंदिर को बना लिया गया, राम जी विराजमान हो गए। अब आगे की सरकारें कैसे चलेंगी, कैसे बनेंगी, चिंता का विषय है। विकास पर कहीं चुनाव लड़ा और जीता नहीं जाता, कहने की बातें हैं। चुनाव जीतने के लिए उसकी स्ट्रेटजी अलग तरीके से बनाई जाती है, समीकरण होते हैं। और जितने मुझे भी मेरी उम्र भी एक हो गई, मैंने कई चुनाव देखे हैं। और जाति जो पहले आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले से जितनी जातियों की बात नहीं होती थी, उससे कहीं ज़्यादा मैं देख रहा हूं कि जातिगत समीकरण और जातियों की बात अब ज़्यादा होने लगी। तो ये कहानी है पूरी। कुल मिलाकर यह है कि जो सवर्ण है, जो मोदी अमित शाह या बाकी लोगों को करते घूमता फिर रहा था अभी तक बीजेपी तमाम सवर्ण सड़क पर है। कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। दर्द सबको है और एग्जाम्पल बहुत हैं इसको प्रेजेंट करने का, इस इमोशन को बताने का एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है कि मैं आपको बता दूं कि अभी सवर्णों के मन में क्या चल रहा है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे रिजल्ट जब आता है ना 10th 12th का, तो कोई 90%, कोई 80%, कोई फेल कर जाता है। फेल करने के बाद जब वो घर से बाहर निकलता है सड़क पर, तो मोहल्ले के लोग जो मिलते हैं, उस समय उसकी स्थिति क्या रहती है, उसकी मनोदशा क्या रहती है? वही मनोदशा सवर्णों की है अभी। उनसे विपक्षी जो पार्टियां हैं वो मजे ले रही हैं खूब। जो अब तक मोदी के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे और मोदी के समर्थन में ये सवर्ण जो झंडा बुलंद किए हुए थे, अब वो ऐसे हैं। कैसे हैं? ऐसे। और वही जो विपक्षी सोशल मीडिया में कई चेहरे ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफ बहुत बोलते थे, अब बोलो, अब मोदी का समर्थन करो। अब मोदी के खिलाफ वही लोग बोल रहे। तो स्थिति बड़ा गंभीर है। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में यही है। देखिए, है कहानियां बहुत हैं, विरोध प्रदर्शन, सही गलत, मैंने बता दिया अपनी बातों से कि सब कुछ ठीक है। एक चीज ठीक कर लीजिए बस, कि जो आरोप लगाए किसी पर भी, ये सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। और जो भी दोषी है, केवल वो सवर्ण ही क्यों हो, वो ओबीसी भी हो सकता है, वो एससी भी हो सकता है, एसटी हो सकता है। हाँ, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है जिसमें कि सवर्ण ज्यादा दबंग रहे हैं, उनकी तरफ से ज्यादा होती है। तो कंप्लेन हो, आरोप लगे उन पर, सही कंप्लेन हो, सही आरोप लगे, जो सजा मुकर्रर करेगी पुलिस, अदालत, वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निर्दोष को नहीं। और जो गलत आरोप लगाता है उस पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई हो, बस इतना बार कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और मोदी जी, आपके लिए एक सलाह है। आपके लिए सलाह यह है कि आपने बड़े मेहनत से पार्टी को इतनी ऊंचाई तक लेकर आप आए हैं,
बड़ी मेहनत की है आपने, और पार्टी आज बहुत टॉप लेवल पर है, दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, नो डाउट। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने से कि इसका 90% क्रेडिट अगर देना होगा मुझे तो मैं वो आपको दूंगा। संगठन के बाकी लोगों ने भी काम किया, पार्टी के बाकी लोगों ने भी काम किया, एक से नहीं होता है, लेकिन आपका चेहरा और आपका काम, आपके काम करने की स्टाइल, वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ, उसको बनाए रखिए ना। जिन सवर्णों के साथ ये धोखा हो रहा है, जिसको मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, उसको मत होने दीजिए। आप अपनी छवि को अभी तक जैसा बनाए रखा है उसको वैसे ही बनाए रखिए, रिटायरमेंट तक, नहीं तो काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। वीपी सिंह ने भी बहुत काम किया था, याद है ना, मंडल कमीशन 27%। आज देख लीजिए, वीपी सिंह न इधर के रहे न उधर के रहे, न सवर्ण उनका नाम लेते हैं न शेड्यूल कास्ट उनका नाम लेता है, पिछड़ी जातियां जिसको कहते हैं। वैसा मत कीजिए। तो जो छवि आपने बनाई है उस छवि को लेकर जाइए, और अगर तर्क संगत, न्याय संगत बातें नहीं होती तो भी मैं नहीं कहता। आप खुद समझिए कि कैसे आप कह सकते हैं कि आरोप लगाने वाला अगर गलत आरोप लगा देता है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए, जरा सोचिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ा घटाया जाए और क्या बातें हो सकती हैं वो, और एक सवर्ण होने के नाते, एक सामान्य वर्ग से आने के नाते जो सच है कम से कम वो बोलने के लिए तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी बोलिए। अपनी बातों को रखना चाहिए। नाराज होकर चुप होकर बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर नाराजगी है तो बताइए, खुलकर बताइए। और नाराजगी किस लिए? किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। मैं एससी के खिलाफ नहीं हूं, मैं एसटी के खिलाफ नहीं, ओबीसी के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ी बात इन्होंने की, यही जो समझ में आपको नहीं आ रहा है, जो आपने ही कही थी, आपके ही कही हुई बातें आपने झूठी कर दी उसको। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन दोनों को आपने खराब कर दिया है। उन नारों को आपने खराब कर दिया, इसको बचा लो ना कम से कम। मैं यही तो कह रहा हूं। लबोलुआब यही है पूरे इस मेरे प्रवचन का कि इसी नारे को बचा लीजिए। समाज को बांटिए मत, जोड़िए। और जो दोषी है, जो गलत कर रहा है, उसको सजा दीजिए, चाहे कोई हो। एससी एसटी ओबीसी को हमसे अलग मत कीजिए। हम सवर्ण हैं तो क्या हुआ? वैसे भी अब सवर्ण और अगला पिछड़ा वैसा रहा नहीं बहुत हद तक। अब सिर्फ कागजों पर और फायदे के लिए, जहां आरक्षण लेना होता है, जहां फायदा लेना होता है, वहां पे लोग बनते हैं कि मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं, मैं ओबीसी हूं। ठीक है, बाकी फिर सामान्य है, कोई बराबर है। आप सड़क पर किसी से बोल लीजिए, एक ही रेल में सफर, वहां तो कोई एससी के लिए अलग से सीट नहीं है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है। सवर्ण और बाकी जातियों के लोग भी एक ही साथ सफर करते हैं, बस में भी, शौचालय में भी, वहां भी कर दीजिए अलग अलग, अलग ही कर दीजिए, या तो फिर पूरा सिस्टम ही अलग कर दीजिए। 2 तंत्र चलाइए, 2 विभाग चलाइए हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, या फिर एक और तरीका है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही वो कर दीजिए। ये सवर्णों का यूनिवर्सिटी, ये पिछड़ों का यूनिवर्सिटी, ये सवर्णों का कॉलेज, ये जैसे विमेंस कॉलेज होता है ना, वैसे इनका कर दीजिए, या हमारा कर दीजिए। हमारा इनका का क्या, देखिए बोलने शुरू हो गया ना बोलना, इनका और हमारा, ये आपने शुरुआत कराई है इसकी, ये आगे और जहर का काम करेगा। ये ऐसे लोग बोलेगा उनका, इनका, मेरा, उनका। ये मेरा उनका को खत्म करना था, आपने इसको और बढ़ा दिया है। बातें बहुत हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने अधिकार को जानिए, अधिकार मांगिए, आपका जो अधिकार है उसको लीजिए। प्यार से नहीं मिलता है, अपने तरीके से लीजिए। नमस्कार।